चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। बिल्कुल आज का सेशन आप लोगों के लिए सहायक शिक्षक भर्ती और सीजीटेट पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट पर्यावरण अध्ययन का सेशन होने वाला है। समस्त प्रतिभागी वीडियो को लाइक कर देंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आप सबको बता दूं कि जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है, यहाँ से सहायक शिक्षक में लगभग 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं और सीजीटेट में पेपर 1 में यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं। इन्हीं में एक हमारा जो यूनिट वाइज क्लासेस चल रही है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो है समझ ज्ञान निर्माण के चरण। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि सिलेबस में ये शामिल है कि नहीं है, लेकिन आप सबको बताऊंगा इसका क्या कॉन्सेप्ट है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है समझ ज्ञान निर्माण के चरण। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है बेटा कि एक्चुअल में जो बच्चों में ज्ञान निर्माण होता है, जो बच्चों में समझ निर्माण होता है, ये कैसे होता है इसके बारे में इसमें समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। हाँ, आज से मॉर्निंग क्लास होगी। ठीक है, सब 8 बजे से हमारी ईवीएस की मॉर्निंग क्लासेस आप लोगों की रोजाना चलेगी। ठीक है, स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। ठीक है, ये हमारा आज का इम्पॉर्टेंट रहेगा। और लगातार कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि जो ज्ञान निर्माण होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में जो समझ निर्माण होता है, उसके क्या क्या चरण है। अब तो व्यापम को पता ही है कि व्यापम स्टेप बाय स्टेप वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में जमाइए, है ना, अवरोही क्रम में जमाइए, चरण को सीक्वेंस अनुसार जमाइए, भाई व्यवस्थित क्रम में जमाइए, या इसको दे देंगे इनमें से कौन सा नहीं है समझ या ज्ञान निर्माण के चरण। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसी के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। आप सबको पता है कि जो ज्ञान होता है ना, ये ज्ञान ऐसे ही नहीं आता है। ठीक है, ये जो ज्ञान है ना, ये एक प्रकार के स्कीमा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो जीन पियाजे साहब थे, तो जीन पियाजे साहब ने बोला है कि जो हर एक व्यक्ति में एक स्कीमा विकसित होती है। तो ये सर, ये स्कीमा क्या है? ठीक है, स्कीमा कहने का मतलब बेटा ये ऐसा है कि कोई भी आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, ज्ञान का संचय होगा। जैसे कि आपने देखा होगा ना, पार्ले जी का बिस्किट आता है, स्टेप बाय स्टेप, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, पूरा व्यवस्थित रूप से पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट जमा रहता है। अब आप उस पार्ले जी की बिस्किट का जो फॉर्मेशन है, या फिर जो समझो सेटअप है, उसको एक प्रकार समझो कि ज्ञान निर्माण का सेटअप है। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है, उसका भंडार है, वो एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से जमा हुआ है। उसी ज्ञान निर्माण को, उसी व्यवस्थित रूप से ज्ञान का जो संचय होना या जो ज्ञान का भंडार होना ही स्कीमा कहलाता है। लेकिन पूरी तरीके से स्कीमा नहीं है, दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। स्कीमा का हम परिस्थिति के अनुकूल या जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग पार्ले जी का बिस्किट हमारे पास है, लेकिन हम उसका उपयोग कब करेंगे? जब हमको भूख लगेगी। तो वैसे ही हमारे पास ज्ञान का तो संचय है, लेकिन हम उसका उपयोग परिस्थिति के अनुकूल करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि जो स्कीमा होता है, ये स्कीमा क्या करते हैं हम लोग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग किसी का कॉल आ गया और हम कोचिंग से जा रहे हैं, बात करते करते घर पहुंच गए, हमको पता ही नहीं चला, हमको कोई डायरेक्शन बताने वाला नहीं है कि हम किस रास्ते से जाएं, कौन से रास्ते को हम लोग चूज करें। तो स्कीमा यही है। स्कीमा में क्या होता है, आपके पास वो ज्ञान का भंडार है, आपको रास्ता पता है घर जाने का। चाहे आप किसी से फ़ोन में बात करते रहें, ठीक है, या किसी से गप्पे मारते चलते रहें, किसी दोस्त से बात करते रहें, फिर भी आप अपने घर पहुंच जाते हैं। क्यों घर पहुंच जाते हैं? क्योंकि आपके जो माइंड है उसने स्कीमा को जनरेट कर लिया, स्कीमा बना लिया है। उसी स्कीमा के थ्रू आप यूज करके हुए आपके घर तक पहुंच जाते हैं। तो अगर मैं एक शब्द में स्कीमा को बोलूं तो स्कीमा क्या है? स्कीमा बेटा ज्ञान का संचय, ज्ञान का संचय, या जिसको हम लोग ज्ञान का भंडार, जिसका उपयोग परिस्थिति के अनुकूल करते हैं। किसके अनुकूल करते हैं बेटा? परिस्थिति के अनुकूल। ठीक है, ये लो भाई, परिस्थिति के अनुकूल, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, अब मेरे पास, मेरे माइंड में गोले का आयतन का फार्मूला पता है, लेकिन पर्यावरण पढ़ाने के समय क्या मैं गोले का आयतन पढ़ाऊंगा क्या? नहीं। जब मेरे को उस पर्टिकुलर टॉपिक गोले के आयतन से प्रश्न पूछा जाएगा, मैं गोले का आयतन का फार्मूला यूज करूंगा। बस यही है। आप अगर 25 क्वेश्चंस मैथ्स के बना रहे हैं
तो उसमें प्रॉपर तरीके से आप स्कीमा का उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं सर? जैसे कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चंस पूछा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चंस का फॉर्मूला आपके माइंड में है, आपके माइंड में आपने इतना प्रैक्टिस किया है कि आपके माइंड में स्कीमा जम चुका है। अब इन्हीं स्कीमा का प्रयोग आप जब क्वेश्चंस बनाते हैं उस समय करते हैं कि हाँ भाई चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस बना रहे हैं चाल बराबर दूरी बटे समय का, तो आप उस समय उस चाल बराबर दूरी बटे समय जो आपके अंदर जो ज्ञान के भंडार के रूप में संचय है स्कीमा, उसका उपयोग करते हैं कि इस क्वेश्चन से पर्टिकुलर चाल बराबर दूरी बटे समय का उपयोग किया जाएगा। ऐसे ही हर एक परिस्थिति में आपके पास जो ज्ञान का संचय है उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप उपयोग करते हैं। इसी को जिन प्याजे साहब ने क्या बोला है, स्कीमा बोला है। तो यहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि जो ज्ञान है ना, ये मानव मस्तिष्क की एक प्रकार की रचना है। अब ये जो रचना होता है बेटा, इसमें ना आवश्यक रूप से 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है जो 1 बाई 1 करके स्टेप अनुसार से आपके ज्ञान निर्माण या समझ निर्माण विकसित होती। कौन कौन से वो स्टेप है सर जो आपको लगातार क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं? तो वो इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो आपका ये है कि जो ज्ञान निर्माण के जो चरण है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अनुभव। क्या है भाई? अनुभव, एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, ये भाई एक्सपीरियंस सबसे पहले है। जैसे जिन प्याजे साहब ने बोला भी है कि छोटा बच्चा एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह होता है, बच्चे खुद करके चीज़ों को सीखते हैं। अब बच्चे जब खुद चीज़ों को करके सीख रहे हैं, छोटे बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो हमको पर्टिकुलर ये ध्यान देना चाहिए कि वो स्वयं क्रिएटिविटी पैदा करे, स्वयं वो समस्या समाधान को जनरेट करे, ठीक है। जिससे क्या होता है, क्या हुआ सर? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अपन लोग क्या देख रहे थे, जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस बच्चों के क्रिएटिविटी से आता है, बच्चों के गतिविधि से आता है। जब बच्चे क्रिएटिविटी करते हैं, गतिविधि करते हैं, तो गतिविधि के थ्रू हम चीज़ों को सीख पाते हैं। अब इसमें आपको जनरली ये ध्यान देना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये देख के चीज़ों को सीखते हैं और करके चीज़ों को सीखते हैं। अब वो छोटा बच्चा क्या ही है ना, एक्सपीरियंस करता है अपने वातावरण से। जैसे विलियम वुड्सवर्थ साहब ने बोला है कि जो विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। तो उन्होंने बोला कि जो वातावरण है उनसे बच्चा बहुत कुछ एक्सपीरियंस करता है, बहुत कुछ सीखता है। और हम बच्चों को इसीलिए तो आंगनबाड़ी और स्कूल भेजते हैं, ताकि वे अपने जो सहपाठी है, जो मित्रगण है, उनसे देखे। देखिए, आप कोचिंग आते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, दोनों बहुत बेसिकली अंतर है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो आप सिर्फ घर में चुपचाप बैठ के चीज़ों को पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ के पढ़ रहे हैं। लेकिन वही चीज़ आपको यूट्यूब में भी तो मिल जाएगा ना। यूट्यूब में अगर कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करेंगे, ठीक है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान निर्माण के चरण, ठीक है, यूनिट 3 हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ज्ञान निर्माण के जो चरण हैं। अब ये अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 2-4 वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। लेकिन क्या जो क्लास में जो एक्सपीरियंस होगी, जैसे आप लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे क्लास में बच्चा जुड़ा है सुखराम मंडावी। अब वो जो बच्चा क्लास में जो सुन रहा है, जो चीज़ें जुड़ा है, हो सकता है वो अगर ऑफलाइन में रहता तो और ज़्यादा बेटर, क्योंकि ऑफलाइन में जो चीज़ें एक दूसरे के साथ जो चीज़ें सीखने को मिलती है वो ऑनलाइन की क्लासेस में नहीं मिलती। क्योंकि जो दूरस्थ शिक्षा है वो ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको जोड़ के रखने का काम करता है। लेकिन जो शिक्षा ऑफलाइन में मिलती है, ठीक है, जो शिक्षा आपको 4 बच्चों के साथ बैठ के मिलती है, वो चीज़ें आपको, भले नॉलेज आपको पर्याप्त मिलता है, कोई है ना इशू नहीं है, नॉलेज आपको पर्याप्त मिलता है, लेकिन जो एक समझ और जो हमारा जो बोल सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ हमारा सामाजिक विकास है, भावनात्मक विकास है, ये जो है ना ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से आप कर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस आप क्या करते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे सीखते जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये बोला गया है कि अनुभव में हम ये देखते हैं कि अनुभव मतलब अपने आसपास से चीज़ों को करके बच्चा स्वयं सीखता है, करके स्वयं सीखता है, करके स्वयं सीखता था, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लर्निंग बाय डूइंग। अब ये बहुत सारे अलग अलग मेथड इसके लिए अपनाते हैं। जब टीचर हम लोग चर्चा परिचर्चा रख देते हैं, समस्या समाधान अलग अलग खेल या एक्टिविटी के माध्यम से इसका आयोजन करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है ना, जब वो चीज़ों को करता है तो उनको हम लोग गतिविधि के आधारित शिक्षा देते हैं। गतिविधि आधारित मतलब वो खुद पार्टिसिपेट करेगा, वो खुद समस्याएं को समाधान करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारी मेन पर्पस होती है ज्ञान निर्माण में। तो बच्चा को हम लोग ना क्या करेंगे, छोटे बच्चे रहेंगे उनको एक्सपीरियंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तक बच्चा आग को टच नहीं करेगा ना,
जब बच्चा आग को छुएगा नहीं तब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि आग को छूने से जलता है। यही जो लाइफ का फंडा है वो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में यूज होता है कि बच्चा एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखेगा। बच्चे का जो ज्ञान निर्माण होगा ना वो अनुभव से होगा। ये बताता है हमारा पर्यावरणीय शिक्षा में कौशल विकास को। दूसरा आपका है अवधारणा का बनना। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या बेटा, ज्ञान निर्माण का अवधारणा का बनना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। अब ये कैसे होगा सर कॉन्सेप्ट बिल्डअप? कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपके प्रैक्टिस से, आपके अभ्यास से, आपके प्रशिक्षण से और आपके अनुभव से। हमने पढ़ा भी है ना, अधिगम जब पढ़ते हैं सीडीपी में तो हम विशेष करके यही पढ़ते हैं कि भाई जो प्रशिक्षण है, जो अभ्यास है और जो अनुभव है, इन अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के थ्रू जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, उसी स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम बोलते हैं। तो अगर हम ज्ञान निर्माण करने जाएं, समझ निर्माण करने जाएं, तो उसमें कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्यों, कैसे और है ना क्या, इससे संदर्भित होता है कि कोई चीज़ घटित हो रही है वो क्यों हो रही है, वो जो घटित हो रही है वो क्या है, और जो घटित घटना घट रही है वो कैसे हुआ। इन क्यों, कैसे और क्या के जवाब से बच्चों का अवधारणा विकसित होता है। छोटे बच्चों को देखना, मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि मेढक टटराते हैं, बिजली जो गरज रही है वो बिजली गरज क्यों रही है, ठीक है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो हमारा सूर्य है वो स्थिर है, पृथ्वी उसके घूम रहे हैं इर्द गिर्द, तो ये क्यों। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के मन में उठते हैं। यही एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करता है। जनरली हम देखते हैं ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, बच्चा ये पूछ देगा कि भाई हम जनरली देखते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमको ठंडी लगती है, तो ये ठंडी हमको क्यों लग रही है, बाकी समय हमको गर्मी क्यों लगती है। तो तमाम तरह के सवाल बच्चों के मन में उठता है। इन तमाम तरह के सवालों का ही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होता है। तो ये हमारा मेन पर्पस होना चाहिए जो टीचर, कि बच्चों को अनुभव से पहले चीज़ों को सिखाएं, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें। क्योंकि एक बार बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, कॉन्सेप्ट निर्माण हो गया, वो सही में समझ और ज्ञान निर्माण को विकसित करता है। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या है बेटा, अवधारणा का बनना। पहला स्टेप है अनुभव। तो हमारा लाइन से चीज़ें सीक्वेंस हमको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में पूछेगा ना कि क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो 3 तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अभी आगे दिखाऊंगा किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा है आपकी अन्वेषण की विधियाँ। अन्वेषण की विधियाँ मतलब खोज विधि। अन्वेषण की विधियाँ, ये लो भाई, अन्वेषण की विधियाँ, जिसको हम लोग खोज विधि भी बोल देते हैं, और बोलूँ तो सीडीपी की भाषा में समस्या समाधान विधि, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो ये बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि हम लोग पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ज्ञान या समझ निर्माण या कौशल निर्माण में यूज करते हैं। हम लोग जनरली ये देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है ना वो चीज़ों को करके सीखता है। तो करके सीखने का पर्पस ये है कि जब बच्चा खुद किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएगा, तो जब खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएगा तो केवल वो एक चीज़ नहीं सीखेगा। जैसे एडिसन की बात करूँ तो बिजली का जो लाइट है ना, बल्ब है, उसका आविष्कार किया, बोलता है कि 99 बार वो बल्ब के आविष्कार करते समय वो फेल हो गए। तो जब वो 99 बार फेल हुए तो उन्होंने उसको असफलता नहीं माना, उन्होंने उसको सफलता माना। उन्होंने ये बोला कि मैंने 99 बार ये सीखा कि इस मेथड से बिजली का तो नहीं उत्पादन नहीं हो सकता, इस मेथड से बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता। तो मैंने 99 बार ये सीखा कि ये गलती मैं कर रहा हूँ, और इस गलती की वजह से मैं जान पाया कि इस मेथड से, इस विधि से तो बिजली नहीं बन सकता, इस विधि से तो बल्ब का निर्माण नहीं हो सकता। तो उन्होंने 99 बार ये सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनता, लेकिन 100वें बार में उन्होंने ये सीख गया कि बल्ब कैसे बनता है। ऐसे बच्चे गलतियाँ करेंगे क्लासरूम में, और गलतियाँ जायज़ है। हमारे सीडीपी में या फिर बाल विकास या पर्यावरण में पूछा भी जाता है कि बच्चे जो गलतियां करते हैं वो सही है गलत है। सही है, वो बिल्कुल एक पार्ट ऑफ लर्निंग है, वो पार्ट ऑफ लर्निंग है। क्योंकि इसलिए क्योंकि जब बच्चे सीखने को जाते हैं तो गलतियां तो करेंगे। आप एज ए टीचर, एक टीचर को मैंने बताया बार बार कि एक टीचर को 2 तरीके से होना चाहिए। एक होना चाहिए बेटा सुविधा प्रदाता, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए मार्गदर्शक। ये 2 चीज़ें मैंने आपको क्लासरूम में बता के रखी है पर्यावरणीय क्लास में। सुविधादाता होना चाहिए टीचर को, कि तमाम तरीके के जो बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको वो एज अ टीचर उन चीज़ों को कम करे। दूसरा ये है कि एज अ टीचर वो मार्ग प्रशस्त करे, बच्चों को आसानी से कॉन्सेप्ट को समझाए, आसानी से चीज़ों को समझाए, और ये प्रशस्त करे कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, बच्चे कैसे आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो एज अ टीचर को कैसा होना चाहिए, सुविधा प्रदाता होना चाहिए,
है ना। यहाँ आजकल तो टीचरों किसी क्वेश्चंस पूछ दोगे तो टीचर भड़क जाते हैं, ये कर वो कर वो कर, ऐसा नहीं, क्योंकि टीचर्स को आराम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करना चाहिए। अभी केवल टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम है चीज़ों को सरल करना। सिंपल सी बात है, चीज़ों को सरल करना ही टीचर का काम है, बाकी और कुछ काम नहीं है। दूसरा, जो बच्चों को गाइड चाहिए, आजकल के बच्चे भी टीचर से झिझकते हैं कि कैसे पूछें क्वेश्चंस, है ना। मैं तो कभी कभी क्लास में अपना ओपन सेमिनार रखता हूँ, चलो आज का पढ़ाई नहीं होगा, आपको जो प्रॉब्लम्स है पूछो, डिस्कस करो, ठीक है, ताकि जो भी छोटी छोटी बातें, बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक सिलेबस नहीं पता सहायक शिक्षक भर्ती का, पैटर्न नहीं पता कि पर्यावरण कितने नंबर का आएगा, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि 150 नंबर का पेपर होगा कि 100 नंबर का पेपर होगा, कईयों को तो ये भी नहीं पता कि जो हमारे पेपर होंगे अब वो पेपर किस स्तर के पूछे जाते हैं, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। तो ये तमाम तरह के चीज़ें हैं जो बच्चों के मन में सवाल उठते हैं, और ये चीज़ उसको टीचर को पूछना चाहिए, क्योंकि टीचर का काम ही है भाई मार्गदर्शक, वो सिर्फ मार्ग बताएंगे, चलना तो आपको ही है, तो मार्गदर्शक है। तो अभी जो बच्चे, उनको भी एक्टिव होने की ज़रूरत है, झिझकना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हम क्लासरूम में सीखते हैं, जो चीज़ें हम क्लासरूम में जानते हैं, वो हमारा भविष्य में काम आने वाला है। क्योंकि कल के डेट में, ठीक है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप जैसे कि यहाँ पे 40 लोग बैठे हैं भी, ठीक है, आप 40 में से कोई यहाँ पे कल आके यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। हो सके तो 40 में से 40 का सहायक शिक्षक भर्ती में हो जाए, हो सके तो 10 लोगों का हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप लोग स्कूल में जब टीचर, असिस्टेंट टीचर ज्वाइन करेंगे ना, तो जब टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो आपका भी यही काम होगा कि आप चीज़ों को सुविधा प्रदान करें। सुविधा प्रदाता मतलब आसान करें, मार्गदर्शक मतलब रास्ता बताएं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स को समझना है। तो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है अन्वेषण की विधियाँ, कि बच्चों को हम लोग खोज करने में, बच्चों को काम करने में हम आगे बढ़ाएं, उनको कठिन से सरल की ओर लेके चलें, सरल से कठिन की ओर लेके चलें, ठीक है, ताकि जो बच्चा होता है ना, वो आसानी से चीज़ों को समझ सके। हमने पढ़ा भी है कि हम अमूर्त अवधारणाओं से अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ेंगे। तो क्या है ये मूर्त अवधारणा से अमूर्त अवधारणा? मूर्त कहने का मतलब जो चीज़ें दिखाई देती है, अमूर्त मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मूर्ति, मूर्त से याद रख लेना मूर्ति। अब जो मूर्ति होता है भाई हमको दिखाई देता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं गणेश जी की मूर्ति, है ना, लक्ष्मी माँ की मूर्ति, माँ दुर्गा की मूर्ति। तो इस प्रकार की जो मूर्ति है वो हमको दिखाई देती है, लेकिन क्या वास्तविक में आपने कभी जो लॉर्ड ऑफ गणेश है उसको देखा है आपने? क्या कभी सच में आपने माँ दुर्गा को देखा है? क्या नहीं देखा है। तो वो एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है जो आपने नहीं देखा, लेकिन मूर्ति को आप तो देखते हैं। तो जो चीज़ें देख सकते हैं, जो चीज़ें आपको प्रतीत होती बेटा, उसको मूर्त बोलते हैं, और जो चीज़ें नहीं दिखाई देती वो उसको हम लोग अमूर्त बोलते हैं। तो बच्चों को हम लोग मूर्त कॉन्सेप्ट से अमूर्त के लिए जाए, और ये मूर्त से अमूर्त की ओर जब जाएंगे तो इसमें अन्वेषण विधियों का बहुत बड़ा रोल होगा, खोज विधियों का बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसमें पर्टिकुलर आपको ये जानना है कि बच्चों को हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की ओर लेके चलें, कैसे उसको समस्या समाधान की ओर लेके चलें। इसमें बहुत सारी अलग अलग विधियां हो सकती है, पढ़ाने की अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती है, जिसको मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण विधि में बताया है कि आप बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके चलें। ज्ञात से अज्ञात कहने मतलब बच्चे जो जानते हैं उनसे जो नहीं जानते उनको लेके चले ना, है ना। तो बच्चे को जो चीज़ें पता है और जो बच्चों को नहीं पता है, तो बच्चों जो जानते हैं ना उसका यूज कीजिए, जो नहीं जानते उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तभी तो उसके जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, तभी तो वो अन्वेषण की या खोज विधि प्रणाली से कनेक्ट होंगे। बच्चे को आप सरल से कठिन के लिए जाएं, सरल कॉन्सेप्ट को पहले समझाएं, फिर उसके बाद कठिन कॉन्सेप्ट को समझाएं। इससे क्या हो जाएगा, जो बच्चे होंगे ना वो चीज़ों को एक अलग वैसे अलग अवधारणाओं का निर्माण करेगा, और जो खोज की आप सही विधि अपनाते हैं उसको कर पाएगा। आप अभी तो बच्चे ये भी नहीं जानते कि अगर 2 5 6 10 हो रहा है तो 5 दूनी क्या होगा। बच्चे 2 मिनट के लिए खो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा भी है ना CDP में, रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता। क्या उत्क्रमणीयता? उत्क्रमणीयता कहने का मतलब कि जो हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें बच्चा ये समझ जाता है कि बर्फ ही पानी है और पानी ही बर्फ है। रिवर्स कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, रिवर्स कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा जो तीसरा मेथड है वो है अन्वेषण की विधियाँ। इसमें बच्चों को हम लोग खोज प्रधान विधियों को अपनाते हैं। बच्चा चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं, बच्चा चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। चौथा इसकी मेथड है बेटा सत्यापन प्रक्रियाएं। सत्यापन प्रक्रियाएं, ये हमारा चौथा मेथड है, सत्यापन प्रक्रियाएं। सत्यापन प्रक्रियाएं कहने का मतलब एक प्रकार का ऐसा है कि आप जितनी भी चीज़ें सीखे हैं, जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं, चाहे वो अनुभव के माध्यम से हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट के माध्यम से हो, चाहे अन्वेषण के माध्यम से हो, ये तीनों अलग अलग है ना, अनुभव, अवधारणा और अन्वेषण, एक्सपीरियंस, कॉन्सेप्ट और
आपके डिस्कवरी या जिसको बोल सकते हैं साइंटिफिक अप्रोच या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, इनके मेथड से आपने जो भी चीज़ें सीखी है उनको सत्यापित करना कि आपको जो पता है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, ज्ञान निर्माण के चरण, तो आपको जो ज्ञान की बातें पता है वो सही है कि गलत है। हो सकता है आपको गलत जानकारी मिली है ना। जैसे कि मान के चलो मैंने बोल दिया कि दूध का रंग काला होता है, आपके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिया, आपको मैंने एक्सपीरियंस भी करा दिया, चलो कोई कलर मिला दिया ब्लैक कलर का और मैंने आपको दूध दे दिया, आपने 4 बार देखा तो आपको एक्सपीरियंस हुआ कि ये दूध का कलर क्या बेटा, काला कलर है। आपने कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप कर दिया, मैंने आपको थ्योरी भी बता दिया कि ये ऐसा होता है जिस कारण से दूध का रंग काला होता है, लेकिन क्या ये सही है? आप इसके खोज विधि को जब अपनाएंगे तब आपकी इसका सत्यापन प्रक्रियाओं का क्लियर होगा कि नहीं भाई ये तो कॉन्सेप्ट गलत है कि दूध का रंग काला नहीं होता, दूध का रंग तो सफेद होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला काम है ये सत्यापन प्रक्रियाएं से कंप्लीट होती है। तो ये ना आपको स्टेप बाय स्टेप पूछा जाता है कि ज्ञान निर्माण के 4 चरण कौन कौन से हैं, क्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है बेटा एक्सपीरियंस, दूसरा है अवधारणा, तीसरा है अन्वेषण और चौथा है सत्यापन प्रक्रियाएं। और सत्यापन प्रक्रियाओं के माध्यम से ही ज्ञान का निर्माण होता है, सत्यापन प्रक्रियाओं के माध्यम से ही समझ का निर्माण होता है। तो इन थ्योरेटिकल बातों का लगातार एग्जामिनर अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चंस को पूछते हैं। ऑप्शन 4 है तो ये बढ़िया क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण या समझ निर्माण के चरण नहीं है ये पूछ दिया जाता है। तो कौन सा नहीं है बेटा अगर देगा तो फॉर एग्जाम्पल दे दिया अनुभव, अवधारणा और दे दिया प्रशिक्षण और दे दिया सत्यापन। तो यहाँ पे 3 तो है, अनुभव, अवधारणा और सत्यापन, प्रशिक्षण नहीं है। ठीक है, तो उसकी जगह क्या बेटा अन्वेषण। तो इस प्रकार के ऑप्शन भी क्रिएट कर लिए जाते हैं, ये आपको सीक्वेंस से जमाने के लिए दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेटा कि जो हमारा कौशल है ना, इस अब ये तो हम लोग ज्ञान निर्माण के 4 चरण देख लिए, अब देखेंगे थोड़ा सा कौशल, स्किल क्या है। ठीक है, स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्यावरण के सिलेबस में, स्किल की व्हाट इज द स्किल। ठीक है, किसी भी अवधारणा को समझने के लिए बच्चों में ऐसे कौशल विकसित किए जाते हैं जिसकी मदद से बच्चा सीख जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कुछ ज्ञान निर्माण का कैसे उपयोग करें, उस समझ निर्माण का कैसे उपयोग करें। ठीक है, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, अरे फैन बंद कर दो ना, ठंडी लग रही होगी। ठीक है, बंद कर दो। तो हमारा ये मेन पर्पस होना चाहिए कि हम रटने पे जोर ना दें, हम समझने पे जोर दें। तो जब हम चीज़ों को रटते नहीं हैं, समझते हैं, तो समझने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 4 तरीके बता दिए, अनुभव, अवधारणा, अन्वेषण और सत्यापन प्रक्रिया। इनके माध्यम से हम लोग ज्ञान निर्माण या समझ निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, अब इन हम लोग अलग अलग अनुभव, अवधारणा और अन्वेषण और सत्यापन प्रक्रियाओं के माध्यम से कौशल विकसित कैसे करें इसको समझेंगे। तो जनरली हम लोग जो स्किल्स पढ़ते हैं वो स्किल है क्या चीज़? स्किल कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ों को आप निरंतर अभ्यास के माध्यम से कर पाते हैं, या आप कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप लोग बाय बर्थ मिल जाता है, जन्म से चीज़ों को मिल पाता है ना, वो आपके कौशल के अंतर्गत शामिल होते हैं। और आप इसी कौशल का निर्माण हम कैसे करें, हमको कैसे ज्ञान निर्माण में कौशल निर्माण को इंक्लूड करना है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो कौशल होता है बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जन्मजात कौशल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अर्जित कौशल। ये 2 अलग अलग टाइप्स के कौशल हैं, जिसको एक तो है एक्वायर स्किल और दूसरा है बाय बर्थ स्किल। 2 अलग अलग स्किल्स हैं। एक होता है जो बच्चों को जन्म से मिल जाता है, जन्म से मतलब जब तक पैदा हुआ और बच्चा पैदा होते ही रोना स्टार्ट कर दिया। अब उसको किसी ने सिखाया क्या कि बच्चे रोते कैसे हैं, लेकिन उसको रोना तो आ गया। तो कुछ कौशल ऐसे हैं, कुछ स्किल ऐसे हैं जो जन्म से ही हमको मिल जाता है। जैसे छोटे बच्चों को देखना, रोना स्टार्ट कर देगा, स्माइल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आजकल के बच्चे तो है ना और एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ों में माहिर हो गए हैं। तो जो जन्म से ही चीज़ें जो आपको प्राप्त होती है, चाहे वो है ना रोना हो, चाहे शरारत करना हो, है ना, चाहे वो उसके जो गुस्से करने की प्रक्रिया हो या जो स्माइल करने की प्रक्रिया जो उनको बाई बर्थ मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाएगी? जन्मजात कौशल कहलाएगी। और ये ऐसा स्किल्स है जो कि आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये बाई बर्थ है। इसके लिए आप मेहनत करेंगे, वही मेहनत
वही अभ्यास, वही प्रैक्टिस कहलाता है बेटा अर्जित कौशल। अर्जित कौशल कहने मतलब जो चीज़ें हम अपने आसपास के वातावरण से एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, है ना, अर्जन जिसको बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हमारे आसपास के वातावरण से हम अभ्यास के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं, यही कहलाता है अर्जित कौशल। अब ये क्या है सर, जैसे कि आपको छोटा बच्चा है साइकिल चलाना सीख रहा है, अब ऐसा तो नहीं कि बाई बर्थ है उनको जन्म से ही साइकिल चलाना आता है, नहीं। छोटा बच्चा है वो साइकिल का प्रैक्टिस बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो धमाके से साइकिल चला लेगा। और छोटे बच्चे को देखना आसानी से, है ना, ब्रेक भी नहीं रहेगा साइकिल में, फिर भी रोक देगा पैर से। तो इतने मास्टर हो जाते हैं उस साइकिल चलाने में। उसके पीछे का रीजन क्या है, अर्जित कौशल, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को एक्वायर किया है, अर्जन किया अपने प्रैक्टिस के थ्रू, अपने अभ्यास के थ्रू। यही चीज़ आपको भी अपनाना है। अगर आपको सहायक शिक्षक बनना है, सीजी टेट क्रैक करना है, तो आपको अर्जित कौशल डेवलपमेंट करेगा। आपको कम से कम 1000 MCQ, एक बार फिर बता दूं, आपको अर्जित कौशल विकसित करना पड़ेगा, जिसके कारण से आप सहायक शिक्षक और शिक्षक या फिर जो हमारा सीजी टेट है उसको क्रैक कर सकें। 1000 आप MCQ लगाइए, आप पर्यावरण के 1000 MCQ लगाइए, आप 1000 CDP के क्वेश्चंस लगाइए, आप 1000 हिंदी के क्वेश्चंस लगाइए, आप 1000 MCQ अंग्रेजी के लगाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपके प्रैक्टिस बढ़ेंगे, प्रैक्टिस बढ़ेंगे, प्रैक्टिस बढ़ेंगे। और इन अर्जन के थ्रू आपके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट होगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, कि प्रश्न पेपर को हम कैसे सॉल्व करें, प्रश्न पेपर को हम लोग कैसे उत्तर सही तरीके से ढूंढें। तो ये आएगा आपके अभ्यास से। आपको एटलीस्ट तक 1000 क्वेश्चन, यार मिनिमम तो 1000 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हालांकि हमारा जो ई बुक है कंटेंट में डला हुआ है पूरा, जितनी चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण का ई बुक हो, चाहे CDP का ई बुक हो, चाहे साइंस की बुक हो, चाहे संविधान की ई बुक हो, चाहे हमारा पैडागॉजी का ई बुक हो, ठीक है, हिंदी का भी ई बुक आ गया है, ठीक है। तो हमारा जो ई बुक है उनके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अर्जित करने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट करने की, ताकि आप एक अर्जित कौशल विकसित कर सकें। और अर्जित कौशल के माध्यम से आप चीज़ों को, इसको अर्जित कौशल को ऐसे ही बोल सकते हैं, सीखे जाने वाले कौशल, ठीक है, सीखे जाने वाले कौशल। ये लो भाई, सीखे जाने वाले कौशल, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को डेवलपमेंट करते हैं। मैं एक बार पुनः बता दूं आप सबको कि अभी भी बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा जो पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस है वो है क्या चीज़, क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। कईयों को तो सिर्फ बस पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण और वो जो हमारा जैविक अजैविक घटक है ना, बाल विवाह, है ना, यही सब बस पता, 2-4 टॉपिक, पारिस्थितिक तंत्र। लेकिन एक्चुअल में है क्या चीज़, है ना, पर्यावरण, जो कि 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सभी आपको पता चलेगा क्लासेस में। हमारी क्लासेस चल रही है। अभी आपको बता दो कि हमारा एक सीजी टेट का स्पेशल अभ्यास बैच आया है। ये अभ्यास बैच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे सिलेबस हैं उसके पर्टिकुलर हम लोग अभ्यास बैच के माध्यम से उसका MCQ करा रहे हैं। अब इस MCQ को करने जाएंगे आप यूट्यूब के माध्यम से, फ्री रहेगा, निःशुल्क, है ना। साहू सर के नेतृत्व में पूरी जो टीम की गठन हो चुकी है, वो पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाए। लेकिन अगर आपको ना टेस्ट सीरीज चाहिए जो कि 10 टेस्ट का है, आपको ई बुक का सीरीज चाहिए, 10,000 MCQ का विषयवार MCQ चाहिए, तो ये आप ना साध्य PSC एकेडमी का हमारे पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे जाइएगा और एक अभ्यास बैच करके दिया होगा, उस अभ्यास बैच से जुड़ेंगे आप। और ये सभी चीज़ें जो हमारा MCQ का जो PDF है, जो हमारा 10,000 MCQ का टेस्ट है, ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे। कुछ भी दिक्कत होता है बेटा तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से CGPSC प्रीलिम्स के लिए भी चल रहा है ना, तो प्रीलिम्स के लिए भी ऐसी है, टेस्ट सीरीज 35 टेस्ट का होना है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी साध्य PSC एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारी पूरी टीम है सीजी टेट के लिए, जहाँ पे साहू सर आपको CDP पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, नीतू मैम हमसे जुड़ते हैं, नीतू मैडम आपको CDP के MCQ कराते हुए दिखाई देंगे, मनीष सर इंडियन GS के लिए आपको जियोग्राफी पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही मैं आपको मिलूंगा जो कि पेपर 1 के लिए आपको EVS और पेपर 2 के लिए साइंस पढ़ाते हुए दिखाई दूंगा। नवीन सर आपको हिंदी मैथ्स पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अविनाश सर इंडियन GS और जयंत सर आपको पता ही है कि ये भी आपको संविधान और पंचायती राज जैसे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ऐसे ही हेमा मैडम आपको इंडियन GS पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो सभी पूरी तरीके से टीचरों का संगठन हो चुका है, बस आपको अभ्यास बैच से जुड़ना है और लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस।
अभी भी हमारा सहायक शिक्षक भर्ती का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जो बच्चे सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। कल पुनः मुलाकात करेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।